नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने आज कोपेनहेगन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने हरित भागीदारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा, डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, सुगमता और आर्थिक सुधार का लाभ ले रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। ईद उल फित्र पूरे देश में धार्मिक उत्साह और उल्लास से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। दूसरा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज शाम बेंगलुरु में भव्य रंगारंग समारोह के साथ संपन्न। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने आज राजनयिक स्तर की वार्ता की। उन्होंने हरित कार्यनीतिक भागीदारी की समीक्षा की। ये भागीदारी भारत और डेनमार्क के बीच इस तरह की पहली व्यवस्था है। इस भागीदारी में आर्थिक संबंध बढ़ाने, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों में सहयोग पर जोर दिया गया। श्री मोदी 3 यूरोपीय देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी इस यात्रा से भारत और डेनमार्क के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने श्रीमती मैट फ्रेडरिक्सन से राजनयिक स्तर की बातचीत से पहले उनके सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। बाद में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और डेनमार्क के मूल्य एक समान हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने आर्थिक संबंध बढ़ाने, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों में सहयोग पर जोर दिया है। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं। साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां कार्यरत हैं। ये कंपनियां भारत में बढ़ी कारोबार, सुगमता और आर्थिक सुधारों का लाभ उठा रही हैं। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के साथ भारत यूरोपीय संघ संबंधों, हिंद प्रशांत क्षेत्र तथा यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जल्द पूरी हो जाएगी।
हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। इससे पहले दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग और उत्कृष्टता केंद्र तथा भारत में स्मार्ट प्रयोगशालाओं से संबंधित आशय पत्र शामिल हैं। श्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। वो महारानी मार्गरेट द्वितीय से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की डेनमार्क यात्रा से दोनों ही देशों को कौशल विकास, जहाजरानी और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भागीदारी के नए मौके तलाशने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री कल दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इसमें महामारी के बाद आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में भारत नॉर्डिक देशों के बीच सहयोग पर प्रमुखता से चर्चा होगी। नॉर्डिक देश अक्षय ऊर्जा, डिजिटीकरण और नवाचार में भारत के महत्वपूर्ण भागीदार हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी सहयोग का विस्तार करने में भी काफी मदद मिलेगी। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में रुकेंगे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भेंट करेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद श्री मोदी की वहां की यात्रा से दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवीकरण की आधारशिला रखी। श्री कोविंद ने कहा कि अक्षय तृतीया के अवसर पर आधारशिला रखना बहुत शुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म में सेवा कार्यों को प्रमुखता दी जाती है। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। 50 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में 250 बिस्तरों की व्यवस्था के साथ अति आधुनिक हॉस्पिटल बनाने की योजना है, जिसे वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को किफायती दरों पर तथा गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने की योजना है। सेवा धर्म का पालन करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर देशवासियों की सेवा की एक मिसाल कायम की। आज भी ध्यान रखना है कि अभी कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। मैं सभी देशवासियों से पूर्णतः सतर्क रहने तथा सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी करता हूं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया है कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान करें। वे आज बेंगलुरु में नृपतुंगा विश्वविद्यालय के उद्घाटन और इसके शैक्षणिक ब्लॉक की आधारशिला रखने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृतकाल उपयुक्त समय है जब अगली पीढ़ी भारत को विश्व में शीर्ष स्थान दिलाने का संकल्प ले। वर्ष 2047 में भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। 75 साल की यात्रा में देश ने काफी मंजिल काट कर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के इस अमृत महोत्सव को बहुत महत्व के साथ मनाने का निर्णय किया। इन्होंने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे हैं। पहला लक्ष्य कि आजादी के लिए जिन जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। पहला उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव का है कि आज की युवा पीढ़ी आजादी के उन जन नायकों को जाने, पहचाने और उनमें से देशभक्ति के संस्कार ग्रहण कर
देश को आगे बढ़ाने के लिए करें। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि वायनाड जैसे आकांक्षी जिलों में जीवन को बेहतर बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। केरल के वायनाड में श्रीमती ईरानी ने आज केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वायनाड केरल में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र जिला है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वायनाड जिले के लोगों को राज्य सरकार से उचित सहायता और सब्सिडी नहीं मिल रही है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि वायनाड में जनजातीय लोगों को सिकल सेल रक्ताल्पता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से जनजातीय महिलाओं के रक्त की जांच कराने का भी आग्रह किया। इससे पहले श्रीमती ईरानी ने कुछ आंगनवाड़ियों और जनजातीय बस्तियों का दौरा भी किया। देश में इस साल अप्रैल महीने में कोयले का कुल उत्पादन 6,61,54,000 टन रहा। कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने 6.2% की वृद्धि दर्ज करते हुए सबसे अधिक 5,34,70,000 टन कोयले का उत्पादन किया। सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड ने 53,23,000 टन और कंपनियों की खदानों से 73,61,000 टन कोयले का उत्पादन हुआ। भारत ने पिछले महीने 38 अरब 19 करोड़ डॉलर का व्यापारिक निर्यात किया। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 24% की वृद्धि हुई है। पिछले महीने गैर पेट्रोलियम निर्यात 30 अरब 46 करोड़ डॉलर का रहा। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.32% की वृद्धि हुई। इसके अलावा पिछले माह गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण का निर्यात 27 अरब 16 करोड़ डॉलर का रहा। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 14.38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोलियम उत्पाद में 113.21%, इलेक्ट्रॉनिक सामान में 64.1% और रसायन निर्यात में 26.71% की वृद्धि हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 4 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने आज कोपेनहेगन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों ही देशों ने हरित भागीदारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, सुगमता और आर्थिक सुधार का लाभ ले रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ईद उल फित्र का पर्व पूरे देश में धार्मिक उत्साह और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी हैं शुभकामनाएं। दूसरा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज शाम बेंगलुरु में भव्य रंगारंग समारोह के साथ संपन्न और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच
जबरदस्त मुकाबला जारी। राजस्थान में कल रात जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पथराव और हिंसा की घटनाओं में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर स्थिति पर काबू पा लिया गया, लेकिन आज सवेरे ईद की नमाज के बाद तनाव फिर बढ़ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने जालौरी गेट के पास के इलाके में पथराव किया। इसमें कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशांत क्षेत्र का दौरा किया। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ओडिशा में बजरंग नगर, केरल में त्रिक्काकारा सीट और उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को उपचुनाव होगा। मतगणना 3 जून को होगी। चुनाव अधिसूचना कल जारी की जाएगी और नामांकन पत्र 11 मई तक भरे जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के बाहरी इलाके पंथा चौक पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के यात्री निवास के भूमि पूजन में शामिल हुए। इससे देश विदेश के यात्रा से जुड़े संगठनों और भक्तों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। ये यात्री निवास 3000 से अधिक तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा। उपराज्यपाल ने कहा कि यात्री निवास में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए भी वर्ष भर आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर स्थित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। ओम त्रिपथगायै विद्महे भागीरथ्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा प्रदेश में शुरू हो गई है। उधर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज खुल गए हैं। कोरोना के कारण 4 धाम यात्रा पिछले 2 वर्ष बाधित रही, लेकिन इस वर्ष कोरोना के मामलों में जबरदस्त कमी के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा का रुख कर रहे हैं। अब तक 3 लाख से अधिक लोगों के ऑनलाइन पंजीकरण कराए जाने की खबर है। राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। गंगा प्रचोदयात्। ईद उल फित्र आज देश भर में आस्था और उल्लास से मनाई जा रही है। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। दिल्ली में जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में ईद की सामूहिक नमाज का आयोजन किया गया। खाड़ी देशों में ईद कल मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ईद की बधाई दी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। যদি বা কোনো চাবুকের দিনে তোমার মুষ্টি জাগে, যেন তোমার রক্ত মিছিলে
নেতাজি পুরো ভাগে যেন তোমার রক্ত মিছিলে, নেতাজি পুরো भागे। 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नेताजी के इस्तीफे के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक इसके भीतर एक गुट के रूप में उभरा। इसका संविधान और कार्यक्रम 22 जून 1939 को बॉम्बे में इसके पहले अखिल भारतीय सत्र में अपनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में निकट भविष्य में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए ठोस कार्य योजना दी। 17 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश पुलिस और उसके खुफिया शाखा से तीखी यातना और अपमान का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में इन नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और जेलों में डाल दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक को जून 1942 में प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। इसे हालांकि अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। इनमें सरदुल सिंह कविशर, शीलभद्र याजी, H.V. कामत, R.S. रुईकर, K.N. जोगलेकर, मुकुंद लाल सरकार और U. मुथुरालिंगम थेवर जैसे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में खुद को स्थापित किया। हम स्वतंत्रता सेनानी ज्वाला प्रसाद को भी आज के दिन याद कर रहे हैं, जिन्हें 3 मई 1860 को अंग्रेजों ने मार डाला था। वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रियता से भाग लिया था। उन्होंने कानपुर में सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े। वो नाना साहब के मुख्य लेफ्टिनेंट बने और जब अंग्रेज कानपुर छोड़ रहे थे तब तांत्या टोपे, अजीमुल्लाह खान, बाला साहब और टिक्का सिंह के साथ सती चौरा घाट पर भी मौजूद थे। ज्वाला प्रसाद को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मौत की सजा सुनाई। उन्हें 3 मई 1860 को कानपुर के सती चौरा घाट पर फांसी पर लटका दिया गया था। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सुशील चंद्र कुमार सेन गुप्ता को भी याद करते हैं, जो 3 मई 1915 को शहीद हुए थे। उनका जन्म दिसंबर 1892 में असम में हुआ था। बाद में वे पश्चिम बंगाल में कोलकाता चले गए। अलीपुर बम मामले में अरबिंदो घोष के मुकदमे के दौरान व्यक्तियों को पीटने वाले हवलदार को मारने के कारण उन्हें भी पीटा गया। क्रांतिकारियों के मानिकतला समूह का सदस्य होने के कारण सुशील चंद्र पर अलीपुर बम मामले में मुकदमा चला, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया था। रिहाई के बाद सुशील चंद्र ने कोलकाता में बलिया घाट छापेमारी में भाग लिया और फरवरी 1915 में पथूरिया घाट में मुखबिर निरोध हल्दर की हत्या में भी शामिल थे। 3 मई 1915 को उन्होंने नादिया में खलीलपुर छापेमारी में भाग लिया, जहां 2 सब इंस्पेक्टरों और कुछ कांस्टेबलों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस झड़प में पुलिस ने गोली मारकर सुशील चंद्र की हत्या कर दी थी। हम इस महान वीर को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जगदीश चंद्र राय को भी याद करते हैं, जिन्होंने 3 मई 1931 को देश सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत डेरा इस्माइल खान के निवासी जगदीश चंद्र राय दिल्ली आए और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिए जाने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हुए वो 3 मई 1931 को लाहौर के शालीमार बाग के पास एक बस में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इस महान वीर को हमारा नमन। हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य केसरी चंद्र शर्मा को भी याद करते हैं, जिन्हें 3 मई 1945 को अंग्रेजों ने मार डाला था। दिल्ली के निवासी केसरी चंद को बर्मा के मोर्चे पर इम्फाल के पास लड़ाई के दौरान
ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया था। दिसंबर 1944 में राजा सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया और कोर्ट मार्शल में मौत की सजा सुनाई गई। 3 मई 1945 को उन्हें दिल्ली जेल में फांसी दे दी गई थी। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम वीर योद्धा भगत हेम्बाराम को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और लाठी पहर आंदोलन में भाग लिया था। झारखंड के संथाल परगना में जन्मे भगत हेम्बाराम को 9 मई 1943 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 3 साल की कारावास हुई। 3 मई 1944 को राजमहल जेल में उनका निधन हो गया। हम भारत के इस महान सपूत को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक संपन्न होता है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। और अब एक सूचना, FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का इस्तेमाल संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आज भव्य सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में 500 विद्यार्थियों ने आजादी का अमृत महोत्सव थीम के तहत योगासन प्रस्तुत किए। 10 दिन के इस आयोजन में देश के 208 विश्वविद्यालयों के 3,900 खिलाड़ियों ने 20 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान पर अपने आप को बनाए रखा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण के साथ दूसरे और पंजाब विश्वविद्यालय ने 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। समापन समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने सभी खिलाड़ियों को इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए बधाई दी। ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में जब हमारे खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं तो पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों की छाती गज गज फूल जाती है और देश भर में फटक। ये परिवर्तन 2014 से 2022 के अल्पकालावधि में आया है और ये आजादी का अमृत महोत्सव है। मैं स्पष्ट रूप से आगे का रोड मैप देख सकता हूं जो मोदी जी ने बनाया है। देश जब 2047 में आजादी की शताब्दी बनाएगा, ओलंपिक की मेडल की तालिका में भारत 1 से 5 नंबर के बीच में गौरव के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय खेलों का ये आयोजन विश्व स्तर का रहा है। Jain University has not only made the wonderful arrangements, but Jain University has also topped the chart. 20 gold medals to Jain University. And second is the lovely professional university, and then the third is the Punjab University. My dear friends, through this entire event was live telecast on the national television. The Khelo India University Games were organized at par with the World University Games. That is the level of Khelo India University Games today. मुंबई में IPL क्रिकेट में इस समय गुजरात टाइटंस का मुकाबला हो रहा है पंजाब किंग्स से। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 3 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन ने आज कोपेनहेगन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने हरित भागीदारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा डेनमार्क की 200 से अधिक कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार सुगमता और आर्थिक सुधार का लाभ ले रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के रोहिणी में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केरल के वायनाड में केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, केरल और उत्तराखंड में विधानसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए।
ईद उल फित्र पूरे देश में धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।